किसानों को किसान सम्मान निधि अगर किसी ने देने का काम किया है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महिलाओं को 1100 रुपए दे के ही मजबूत किया जा सकता है क्या? आपको लखपति दीदी योजना सुनी है? अभी तक लाखों बहनों को लखपति दीदी के नाम से लाभान्वित किया जा चुका है और लखपति दीदियों को अभी लगातार प्रमाण पत्र भी बांटे गए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया। मेरी संस्कृति पर मुझे अभिमान है। मेरी धोती, मेरी पगड़ी, मेरी तीर कमान और मेरी अपने फुंदे वाली जैकेट। भारत में समरसता स्थापित करने की दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और सत्र का आज दूसरा दिन था। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी मौजूद है। राष्ट्रीय मुद्दों पर जहां एक तरफ संसद में हंगामा कट रहा है, इसी बीच हम डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी से जुड़ेंगे, बात करेंगे अपने क्षेत्र मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में इनके द्वारा क्या काम किए गए हैं, भाजपा के द्वारा क्या काम किए गए हैं। भाजपा ने बड़े बड़े वायदे तो किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम हुए हैं, क्या नाकामी रही है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को 5 वर्ष बीत चुके हैं राज्यसभा सांसद बने हुए। इन 5 वर्षों के पश्चात 2 साल कोरोना के गए हैं, बाकी 3 साल के अंदर क्या क्या काम किए गए हैं, क्या क्या काम नहीं किए गए। बता तो चलूं तो आदिवासी मोर्चा जो है, इनको संभालने में डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी का नाम रहा है और इसके बाद भी कई तरह के काम जो है किए गए हैं इनके द्वारा। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा सर, आदिवासी मोर्चा आपने संभाला है, SC/ST मोर्चा आपने संभाला है, क्या क्या काम किए गए हैं आपके द्वारा अभी तक ट्राइबल्स के लिए इन 5 वर्षों में? देखिए, मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में हमारे जनजातीय और आदिवासी भाइयों के लिए जितना काम देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और अब डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारों ने हमारे गरीब भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया है और हर स्तर पर हमारी सरकार सफलतापूर्वक कामों को कर रही है और हमारे गरीब भाइयों और बहनों के साथ में हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए हर क्षेत्र में सुविधाएं जुटाने में हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, आप हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी है कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है और जो हमारे देश के किसान हैं लगातार बॉर्डरों पे धरना देते नजर आते हैं। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वे भी अगर उनकी बात करें तो आज वर्तमान के समय में कृषि मंत्री बने हुए। इसके बावजूद लगातार धरने देखने को मिल रहे हैं, किसान परेशान है, नारे लगाए जा रहे हैं, विपक्ष लगातार घेर रहा है सरकार को किसान के नाम पे। देखिए, विपक्ष को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत है। मैं तो ये कहूंगा कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं मैं उसी को बताना चाहूंगा कि पूरे देश भर के अंदर किसानों को किसान सम्मान निधि अगर किसी ने देने का काम किया है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को तमाम प्रकार की सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। उद्वहन सिंचाई परियोजना के माध्यम से गांव-गांव में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है और वो भी ऐसा नहीं कि 10-20 हजार करोड़ रुपए की, लाखों करोड़ रुपए में उद्वहन सिंचाई परियोजना का स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में एक छोटा सा आदिवासी इलाका है पाटी विकास खंड, उसमें 155 करोड़ रुपए की उद्वहन सिंचाई परियोजना स्थापित की गई है और बड़वानी जिले के अंदर नागलवाड़ी परियोजना की अगर मैं बात करूं तो 1150 करोड़ रुपए की स्वीकृति वहां पे भी दी गई और वो काम पूर्ण हो चुका है। अभी 2 स्वीकृति हमको बड़वानी जिले में मिली है, एक सेंधवा में और दूसरी पानसेमल विधानसभा में, जिसकी दोनों की लागत कुल मिला के 2400 करोड़ रुपए है। पूरा बड़वानी जिला आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाके में इस प्रकार से 3500 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसानों को बीज में अनुदान,
खाद में अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर 3 लाख रुपए तक बिना ब्याज के 0% ब्याज पर उनको किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण दिया जा रहा है। सोसाइटी से खाद और बीज देने का काम किया जा रहा है। बहुत सारे कृषि उपकरण जिनमें 50% से 90% तक अनुदान देने का काम भी अगर कहीं किया जा रहा है तो मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हमारी सरकारें कर रही है। इसमें किसान को उकसाने और भड़काने का काम विपक्ष के लोग जो है वो जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकारों ने जितने काम किसानों के लिए किए, इससे पहले किसी भी सरकार ने किसानों के लिए इतने काम नहीं किए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अब सोलर ऊर्जा के माध्यम से भी मोटर पंप स्थापित करने की घोषणा हमारी सरकार ने जो की थी उसको भी स्थापित करने का काम किया जा रहा है। 5 हार्स पावर तक के सिंचाई पंपों का बिजली देना और वो भी निःशुल्क बिजली देने का काम हमारी सरकारों ने किया है। बताइए, समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम किया है, गेहूं खरीदी, धान खरीदी को लेकर भी हमारी सरकार ने काम किया है। तो मुझे बताइए कि बीज से लगा के, सिंचाई से लगाकर, खाद बीज और उपकरण से लगाकर और अंत में अनाज खरीदने तक में, समर्थन मूल्य देने तक में हमारी सरकार का बड़ा योगदान रहा है। और सचमुच में किसानों की जिंदगी बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जो भारत सरकार में निरंतर किसानों के लिए एकदम जनहितैषी योजनाओं को लेकर काम कर रहे हैं। और भविष्य में किसानों की आय को दोगुना करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। और किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है, किसानों की आय भी बढ़ी है और उन्नत बीज उपलब्ध कराकर उनके उत्पादन को बढ़ाने का काम किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। अच्छा, एक फ्री बीज का ट्रेंड चला। चुनाव के ठीक पहले एक योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई, लाडली बहन योजना, जो आज 11 महीने होने वाले हैं, पूरे हो गए हैं लाडली बहन योजना चलने को। फ्री बेस की एक तरफ जहां भाजपा लगातार ओपोजिशन पार्टीज को घेर रही थी, दिल्ली में भी फ्री बेस की मुफ्त की रेवड़ियों का एक ट्रेंड जो था, एक नारा दिया गया लोगों के बीच। उसी बीच मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना को लागू किया गया। और यदि बात करें लाडली बहन योजना की, तो क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर कितनी कामगार साबित हुई है ये? देखिए, ये योजना चुनावी घोषणा जरूर हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार ने इस योजना को चुनाव के पहले लागू करके हमारी बहनों को राशि वितरण करने का काम प्रारंभ कर दिया था। योजनाएं फ्री की रेवड़ी बांटने की अगर कोई बात कहता तो मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि संवेदनशील योजना अगर है और वो गरीबों के लिए बनी है तो गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो योजना बनी है, गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की वो योजना है। किसी भी सरकार को इस प्रकार की योजनाओं को लाने के दौरान सरकार की अपनी मंशा यही होती है कि उसके क्षेत्र की या उसके राज्य की या उसके देश की जनता अधिकतम सुविधाएं प्राप्त करे और सुखी रहे, ये कल्पना होती है। और इसी को देखते हुए हमारा संकल्प पत्र जारी होता है। हमारी सरकार ने 1000 रुपये बहनों को देना शुरू किया। बहनें आज अपने पर्स में, अपने खाते में पैसा रखती है और छोटी मोटी जब जरूरत पड़ती है तो वो बहनें उस राशि का सदुपयोग करती है और उस राशि से अपने खाने पीने से लगाकर, बच्चों की स्कूल की व्यवस्था से लगाकर, साथ में मेहमान जाने आने के लिए भी उनको जो पैसों की जरूरत पड़ती है, सब्जी भाजी लाने की जरूरत पड़ती है, तो उस राशि का वो उपयोग करती है। तो महिलाओं को 1100 रुपए दे के ही मजबूत किया जा सकता है क्या? सरकार के द्वारा अन्य कदम नहीं उठाना चाहिए उन्हें सशक्त करने के लिए? आपको लखपति दीदी योजना सुनी है आपने? जी। अभी तक लाखों बहनों को लखपति दीदी के नाम से लाभान्वित किया जा चुका है और लखपति दीदियों को अभी लगातार प्रमाण पत्र भी बांटे गए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो लखपति दीदी योजना में बहनें लखपति हो रही कि नहीं हो रही है?
आजीविका मिशन भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है और आजीविका मिशन में भी कई ऐसे समूह है बहनों के जो अभी तक उनका वार्षिक टर्नओवर लाखों में और कई-कई जगह करोड़ों में पहुंच चुका है। बहनें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है और बहनों को आत्मनिर्भर करने वाली ये संवेदनशील योजना है। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन हम बहनों के साथ हैं और बहनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी कांग्रेस ने तो 60-65 साल तक इस देश में राज किया, मध्य प्रदेश में भी लंबे समय तक राज किया, लेकिन उन्होंने बहनों को कभी राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण देने का काम नहीं किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने के बाद अब बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा और राजनीति में उनकी हिस्सेदारी होगी। तो बहनों के सशक्तिकरण के लिए, बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए और बेटियों को स्कूल भेजने के लिए लाडली बहना योजना के साथ साथ लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है। तो आप बताइए कि बहनों के लिए बचपन से लगाकर अंत तक, बुढ़ापे तक अगर किसी सरकार ने योजना लागू करी है तो सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार। और हमारी सरकार का हर व्यक्ति जन कल्याण के कामों को धरातल तक पहुंचाने का काम कर रहा है और मैं भी इस दिशा में निरंतर काम कर रहा हूं कि गांव-गांव में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और उसका जो पहुंच की स्थिति है वो 100% तक होना चाहिए। जो पात्र लोग हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, उनको किसी भी स्थिति में वंचित नहीं रहने देंगे। अच्छा, बात यदि नारी सशक्तिकरण की ही चल रही है तो एक योजना उज्ज्वला योजना देश भर में प्रचलित हुई। उज्ज्वला योजना का मध्य प्रदेश की भूमि में कितना असर पड़ा है? कितनी महिलाओं को गैस सिलेंडर बंटे हैं? कितनी महिलाओं को सब्सिडी मिल रही है? आप तो शहर में आपका जन्म हुआ होगा, मैं आपको बताता हूँ मेरा जन्म गांव में हुआ और गांव में जन्म होने के कारण मैंने हमारी बहनों को धुएं में परेशान होते देखा। मैंने अपनी माँ को धुएं में परेशान होते देखा। चूल्हा बारिश में जलता नहीं था, कंडे से, लकड़ी से और अलग-अलग जगह से लकड़ियां लाते थे, गीली लकड़ी रहती थी, चूल्हा जलाते थे, धुआं उठता था, आंखें खराब होती थी, फेफड़े खराब होते थे, कभी किसी सरकार ने चिंता नहीं करी। देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से। और मुझे बताइए कि उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने के बाद अब बहनें बटन दबाती है और घर में चूल्हा जल जाता है और उस पे वो खाना बनाने लगी। अब धुआं मुक्त घर हो गए। बहनों को अब आंखें अपनी नहीं खोना पड़ती है। बहनों को फेफड़े खराब होने से अब बचने लगे हैं। धुएं से जो बीमारी होती थी उस बीमारी से अब राहत मिली है। तो ये कहूंगा मैं कि गांव तक की बहनों को कभी गैस का या गैस के चूल्हे का उन्होंने सपना नहीं देखा था, वो सपना हमारी सरकार ने पूरा किया। लेकिन एक बात यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन सरकारों ने गैस टंकियों के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते थे, गैस टंकियां उपलब्ध नहीं रहती थी। लेकिन आज उज्ज्वला योजना के तहत हर गांव तक गैस टंकी पहुंचने लगी है, हर घर के अंदर गैस चूल्हा पहुंच चुका है। इस उज्ज्वला योजना ने हमारी बहनों को और बहनों के स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम किया है और अब तेजी के साथ बहनें इस योजना से जुड़ी भी है और इस योजना से लाभान्वित भी हुई है और विशेषकर हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को इसमें सबसे ज्यादा लाभ मिला है। अच्छा, महिलाओं की अस्मिता के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शौचालय बनाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए, पैसे बांटे गए। क्या मध्य प्रदेश में ये कामगार साबित हुई है? देखिए, अगर मैं बात करूं इज्जत घर की, जिसका नाम शौचालय है और साथ में मर्यादा घर भी इसका नाम रखा गया, तमाम जगह पर अलग अलग इसके नाम रखे गए। बहुत समय पहले इस प्रकार की सोच किसी के मन में नहीं आई। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हर घर के अंदर शौचालय होना चाहिए, तब विपक्ष के लोगों ने मजाक भी उड़ाया। हमारे गांव के भाइयों और बहनों को जब शौच के लिए शौचालय नहीं होता था तो
कहीं बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में रात्रि के दौरान कोई बीमार हो या किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो तो वो कहाँ जाएगा। कई बार जानवरों के डर से कई बार जानवर काट लेते थे, कई बार उनको नुकसान होता था और कई बार उनको बहुत पीड़ा झेलना पड़ती थी और हमारी बहनों के लिए ये पीड़ा सबसे ज़्यादा कष्टकारक थी। उसको देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा और देश के अंदर 11 करोड़ से अधिक मर्यादा घर, इज्जत घर, शौचालय बना के देने का अगर किसी ने काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। और इस योजना का भी लाभ सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिला है तो हमारे भारत के गरीब भाइयों और बहनों को मिला है, हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को मिला है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार की संवेदनशील योजना को लेकर वो भारत के अंदर 11 करोड़ से अधिक आयुष्मान, ये 11 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना, 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया। इसको अच्छा, कट कर आदिवासी की यदि बात कर रहे हैं तो जब आपने सदन के पटल पे आपने अपनी शपथ ग्रहण करी, आप उस वक़्त आदिवासी की वेशभूषा में आए और आज के वक़्त पे यदि आप बात कर रहे हैं आदिवासी मोर्चा से भी जुड़े आप और उसके साथ-साथ आदिवासियों में आपकी एक लोकप्रियता भी है। यदि बाहरी लोगों की बात करें तो आदिवासियों को एक अनकल्चर्ड समझा जाता है और आदिवासी खुद भी बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपकी लोकप्रियता आपने किस प्रकार से बनाई है आदिवासी के बीच? ऐसा क्या काम किया आपने? देखिए, मेरा जन्म जनजाति समाज में हुआ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुझे आदिवासियों के बीच काम करने का अवसर मिला। जहाँ तक मेरी शपथ की वेशभूषा की बात है तो वो मेरी संस्कृति है और मेरी संस्कृति पर मुझे अभिमान है। मेरी धोती, मेरी पगड़ी, मेरी तीर कमान और मेरी अपने फुंदे वाली जैकेट, ये सब चीज़ें हमारी जनजातीय परंपरा का हिस्सा है, जनजातीय संस्कृति का हिस्सा है। और ये सिर्फ जनजातीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये भारत की सनातन संस्कृति का हिस्सा है। और मैं मानता हूँ कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति पर अभिमान होना ही चाहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व होना ही चाहिए। और मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है, अपनी वेशभूषा पर गर्व है, इसलिए मैंने सदन में शपथ के दौरान अपनी वेशभूषा का इस्तेमाल किया और मैं यदा-कदा करते ही रहता हूँ, पहनते ही रहता हूँ पगड़ी वगैरह। लेकिन इसमें मेरा एक संदेश भी था कि देश के हमारे युवा, देश के हमारे जनजाति भाइयों और बहनों के साथ में अन्य समाज के हमारे भाइयों और बहनों से मैं आग्रह हमेशा करते रहा हूँ कि आप अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी पूजा, अपनी परंपरा और अपने देवी देवताओं की पूजन पद्धति को और अपने पूर्वजों की परंपरा को, रीति नीति को नहीं छोड़ें। उसको निरंतर आगे लेकर चलना ही हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है। और मैं इस संदेश को लेकर ही इस वेशभूषा में रहता हूँ और अक्सर मैं इस वेशभूषा में आगे भी रहता रहूँगा। तो मुझे लगता है कि मेरी संस्कृति मेरा अभिमान है, तो अभिमान और गौरव को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब सवाल ये भी था कि स्वीकृति कैसे प्राप्त करी आदिवासियों के बीच जो इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है? देखिए, हमारे जनजातीय या आदिवासी समाज के लोगों के बीच में अगर लोकप्रियता की बात है तो ऐसी कोई खास लोकप्रियता वाला विषय नहीं है। मुझे ये मालूम है कि मेरा जन्म अगर इस समाज के बीच में हुआ है और मैं इस जगह पर पहुंचा हूं तो मेरा नैतिक धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है और मेरा दायित्व भी है कि मैं उनके कल्याण के लिए निरंतर काम करूं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूं। इसलिए मैं निरंतर इनके बीच में, जब कॉलेज में प्रोफेसर था तो भी इनके बीच ही रहता था, जब एक स्कूल के शिक्षक के रूप में मैंने 10 साल तक काम किया तो भी इनके बीच रहता था। और इनके बीच रहते हुए इनके सुख दुख में, इनके तीज त्योहार में, इनकी परंपराओं में, इनके रीति रिवाज में, इनकी पूजा पद्धति में और इनके कृषि से जुड़े हुए समस्त कामों में भी मेरी भागीदारी रही है, जिसकी वजह से वो दिल से जुड़े हैं।
अपनों से अपने दिल से जुड़ते हैं। और आज की तारीख में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत में समरसता स्थापित करने की दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार काम कर रहा है। तो अब ऐसी कोई बात नहीं रही कि लोकप्रियता हमारे आदिवासी या जनजाति समाज के बीच में रही है। लोकप्रियता एक अलग विषय है, पर सेवा का नाम अगर हम देते हैं तो समर्पित भाव से, समर्पण भाव से, समरसता के साथ, सबके कल्याण के लिए, लोक हित के लिए अगर काम करोगे तो लोकप्रियता जैसा शब्द आता ज़रूर है, लेकिन वो सेवा है और मैं एक सेवक के रूप में काम करता हूँ। अच्छा, सेवक के रूप में काम करते हैं, लेकिन कुछ बातें ये भी चलती है कि डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह से काफ़ी अच्छे संबंध भी है, जिस वजह से उनके ऊपर हाथ है अमित शाह और मोदी जी का। देखिए, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, और ऐसा नहीं कि हमारे इन दोनों बड़े वरिष्ठ नेताओं का मेरे ऊपर नहीं, सबके ऊपर हाथ होता है। हमारा नेतृत्व है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से हम जैसे युवा जनप्रतिनिधियों को निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है, और निरंतर मार्गदर्शन सबको प्राप्त होता है, सभी जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। समय समय पे प्रशिक्षण और वर्ग के माध्यम से भी ये आशीर्वाद हम सबको मिलते रहता है। और वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना कोई बहुत ज़्यादा कठिन ऐसा नहीं है, बहुत सरल है। हम निरंतर काम करते रहें। जब भी हमको मौका मिलता है, हमें लगता है कि हमें यहाँ कोई बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है, तब हम मार्गदर्शन लेने के लिए पहुँच जाते हैं। ऐसे हाथ वाला विषय है तो ये हाथ शब्द नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि उन वरिष्ठ नेतृत्व का हम सबको मार्गदर्शन है ये, और इस मार्गदर्शन में ही हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। हमारा अनुभव कुछ वर्षों का हो सकता है, उनका अनुभव कई दशकों का है। तो दशकों के अनुभव से कुछ वर्षों का अनुभव निखरता है और बेहतर काम होता है। अच्छा, आने वाले समय में मध्य प्रदेश को कहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश तो देश का हृदय प्रदेश है, हृदय स्थल है। और मध्य प्रदेश में संगठन व्यवस्था हो या सरकार की बात कहूँ, या मध्य प्रदेश के अंदर विकास की बात कहूँ, ये पूरे देश के विभिन्न राज्यों के लिए कई मामलों में मध्य प्रदेश एक प्रेरित करने वाला राज्य भी है। हम अन्य राज्यों से बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए तो मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा तो भारत भी अग्रणी देश बनकर दुनिया में उभरेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी थे, जिनसे हमने मध्य प्रदेश को लेके जो देश में योजनाएं लागू हुई, उन योजनाओं के ऊपर बात करी। अब आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है इस वक्तव्य को पूरा लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।